हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अखंड और हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री। ये है मेरे नोट्स जिसके थ्रू मैंने कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई किए। तो ये सिर्फ 38 पेजेस हैं जिसके थ्रू हम पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर लेंगे। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आपका एग्जाम आ रहा होगा उसके कुछ टाइम पहले बहुत ही आपको हैंडी रहेगा। आराम से आप पढ़ के एग्जाम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम पेज नंबर 1 पढ़ चुके थे, ये पेज नंबर 2 है। शुरुआत करेंगे हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। ठीक है, तो 1599 में क्या हुआ था, जॉन मिडन हॉल ये सबसे पहले ब्रिटेन से इंडिया आए थे, पर ये आए थे लैंड रूट से। ठीक है, फिर 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम का ग्रुप था, उन्होंने एक कंपनी बनाई। कंपनी का नाम रखा द गवर्नर ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ द कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं। ठीक है, फिर 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ टेलर जो कि वहाँ की रानी थी, उनके यहाँ से 15 ईयर्स की परमिशन लेके ये लोग यहाँ आए कि 15 साल तक हम यहाँ ट्रेडिंग करेंगे। अच्छा, 15 साल की परमिशन क्यों ली गई? ये परमिशन इसलिए ली गई क्योंकि ये बोले कि मोनोपोली रहेगी हमारी वहाँ पे ट्रेडिंग में 15 साल के लिए। फिर 1603 में क्या हुआ, जेम्स फर्स्ट जो कि वहाँ के राजा बन चुके थे, उनसे ये इनडेफिनेट परमिशन लेके आए कि ये हमारी हमेशा के लिए मोनोपोली रहेगी, सिर्फ हम ही वहाँ पे ट्रेड करेंगे। अब 1608 में क्या हुआ, जेम्स फर्स्ट से अकबर के नाम का लेटर लेके कैप्टन विलियम हॉकिंस, तो पूछते हैं ना सबसे पहले कौन आया था, तो कैप्टन विलियम हॉकिंस इंडिया आए थे, लेके इंडिया है। और इंडिया में कहाँ पहुंचे, वो पहुंचे सूरत में। ठीक है, और शिप का नाम क्या था, शिप का नाम था हेक्टर। पर वो यहाँ पे आके अकबर से नहीं जहांगीर से मिले। ठीक है, क्योंकि तब तक अकबर की डेथ हो चुकी थी और रूलिंग पे यहाँ पे जहांगीर आ गए थे। तो और कहाँ मिले, वो मिले इनसे आगरा में। ठीक है, अब जब कैप्टन विलियम हॉकिंग आगरा में जहांगीर से मिले तो उनको दो लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती थी। एक तो टर्किश बहुत अच्छी आती थी, दूसरी पर्शियन बहुत अच्छी आती थी। अब इससे खुश होकर जहांगीर ने इनको 400 का मनसब दे दिया। मनसब क्या होता है मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, पर आप ये समझ लीजिए कि उस टाइम पे रैंकिंग्स जो दी जाती थी वो मनसब के नाम पे दी जाती थी। ठीक है, कि जैसे आपको 500 का मनसब है तो आप एक ऊंचे दर्जे के आदमी हैं, फिर अगर 100 मनसब है तो आप उनसे नीचे आते हैं, ऐसे। ठीक है, प्लस इनको इंग्लिश खान की उपाधि दी गई। उपाधि का मतलब उनको नेम दिया गया कि आपको अब से हम इंग्लिश खान बोलेंगे। ठीक है, पर ये आए तो थे परमिशन लेने के लिए। ठीक, तो क्या हुआ, उस टाइम पे पोर्टुगीज ऑलरेडी सूरत में थे और ट्रेड कर रहे थे। तो पोर्टुगीज ने जहांगीर के ऊपर प्रेशर बनाया कि नहीं, अभी आप इनको मत दीजिए। प्लस सूरत के जो लोकल बिजनेसमैन थे वो भी अब तक पोर्टुगीज से, क्योंकि ऑलमोस्ट 100 ईयर्स के ऊपर हो गया था पोर्टुगीज के साथ, तो उनको लगा कि अभी हमारे उनके साथ अच्छी बनने लगी है, तो आप इंग्लिश को यहाँ मत आने दीजिए। तो जहांगीर ने मना कर दिया। ठीक, 1611 में क्या हुआ कि फिर मछलीपट्टनम में इन्होंने टेम्परेरी फैक्ट्री सेट की। ठीक है, ये इंडिया का मैप है और यहाँ पे ईस्ट कोस्ट में हमारा मछलीपट्टनम पड़ता है। ठीक, अब 1612 में क्या हुआ कि कैप्टन बेस्ट प्लस हेनरी मिडिल्टन ये थे ब्रिटेन की तरफ से, और पोर्टुगीज, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। ठीक है, और लड़ाई हुई सावली नाम की जगह में, स्वाली कहते हैं वैसे, वो मैंने याद करने के लिए इसको सावली सूरत लिख दिया। स्वाली नाम की एक जगह है और ये है सूरत के पास में। ठीक है, तो इसको बैटल ऑफ स्वाली भी कहते हैं। यहाँ पे इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई जिसमें ब्रिटेन जीत गया और पोर्टुगीज हार गए। और उसी के बाद फिर 1613 में पहली फैक्ट्री ब्रिटिश ने लगाई सूरत में। ठीक है, अब 1615 में क्या हुआ, सर थॉमस रो इंडिया आए। ठीक है, और वो कहाँ पे लैंड किए, वो है सूरत में। और फिर वो जहांगीर से जाके मिले अजमेर में। देखिए, सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते ना छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब जहांगीर के कोर्ट में जब वो गए तो उन्होंने परमिशन मांगी उनसे फैक्ट्रीज लगाने की। तो इस बार जहांगीर ने परमिशन दे दी और फिर 4 नई फैक्ट्री लगाई गई
सूरत, अहमदाबाद, बड़ौच और आगरा में, ठीक है। और ये चारों जो फैक्ट्री थी ये किसके अंडर रखी गई? सूरत वाली फैक्ट्री के अंदर, ठीक है। अब 1632 में क्या हुआ कि गोलकोंडा के राजा को 500 पगोडा, ये करेंसी थी उस टाइम की गोलकोंडा की, तो 500 पगोडा देके गोलकोंडा पोर्ट खरीद लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक। और फिर 1633 में फैक्ट्री लगा दी ईस्ट कोस्ट में, ठीक है। और वो कहाँ लगाई? हरियर और बालासोर में। तो अगर हम देखें कि अभी तक कहाँ कहाँ फैक्ट्रीज लग चुकी थी, तो पहली फैक्ट्री हमारी सूरत में लगी, पहली साउथ इंडिया में जो फैक्ट्री लगी वो लगी हमारी मछलीपट्टनम में, जो हम अभी देख चुके थे इसके पहले। और पहली ईस्ट कोस्ट की फैक्ट्री लगी हमारी हरिहर और बालासोर में, ठीक है। अब 1639 में क्या हुआ? फ्रांसिस डे कौन है? इन्हीं को फाउंडर ऑफ मद्रास भी कहते हैं। इन्होंने मद्रास को लीज पे ले लिया, किससे? चंद्रगिरी के राजा से, ठीक है। और वहीं पे स्टैब्लिश किया फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। और वहीं पे इन्होंने फैक्ट्री सेटअप कर दी। अब 1651 में जब ये यहाँ चेन्नई के पास फोर्ट सेंट जॉर्ज लगा चुके थे, तो अब ये गए ऊपर कोलकाता में, तो हुगली में इन्होंने फैक्ट्री सेटअप की अंडर ब्रिजमैन। फिर इन्होंने हुगली के बाद पटना, कासिम बाजार, राजमहल, यहाँ पे भी अपनी फैक्ट्री सेटअप की। अब 1658 में क्या हुआ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, प्लस कोरोमंडल कोस्ट की जितनी फैक्ट्रीज थी, कोरोमंडल कोस्ट हमारा उड़ीसा तमिलनाडु वाला, यहाँ पे जितनी भी फैक्ट्री थी इन सबको फोर्ट सेंट जॉर्ज के अंदर डाल दिया, ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज के अंदर डाल दिया। ये फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ था? ये वही चेन्नई वाला है। अब 1651 में क्या हुआ कि बंगाल के जो सूबेदार था शाह सूजा, ठीक है, उसको 3,000 रुपए पर ईयर दिया और बोला कि अब साल भर हमसे कोई भी टोल या ऑक्ट्रॉय मत लेना, ठीक है। टोल या ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय को बोलते हैं चुंगी टैक्स। आप लोग गए होंगे कई जगह, चुंगी चौकी रहती है ना, अरे वही जहाँ पे वो चुंगी रहती है, ऊपर ऐसे रहता है, फिर वो नीचे चला जाता है, फिर टोल दो तो फिर बोलता है। वो तो अब जाके ये सब फास्टैग आ गया, नहीं पहले तो चुंगी चौकी ही थी। 1661 में क्या हुआ कि चार्ल्स टू ने क्या किया? चार्ल्स टू कौन थे? ये ब्रिटेन के राजा थे 1661 में। तो 1661 में चार्ल्स टू जो कि ब्रिटेन के राजा थे, उन्होंने शादी कर ली पोर्टुगीज की प्रिंसेस से, ठीक है। अब उसके क्या हुआ? तो इनको डावरी में पोर्टुगीज ने बॉम्बे गिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो 1668 में इन्होंने क्या किया? बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को रेंट पे दे दिया, कितना? 10 पाउंड पर ईयर के हिसाब से, ठीक। अब 1669 में क्या हुआ? जेराल्ड ओयंगार, अब ये कौन थे? ये वही हैं, इनको फाउंडर ऑफ बॉम्बे कहते हैं, ठीक है। तो ये गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे। इन्होंने मिंट वहां पे लगाई और सिक्के बनाने लगे। देखो सिक्का बनाना बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। सोचो अगर तुम्हारे खुद के सिक्के कहीं चल रहे हो, यानी कि तुम वहां पे पावरफुल हो। और वो सिक्के थे कॉपर प्लस सिल्वर के। अब 1669 में ही इन्होंने लेटर लिखा सीओडी को, ठीक है। अब सीओडी होता है कंपनी ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। अब जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी को आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा सीओडी क्या होता है, या पॉलिटी में मैं बता दूंगा। पर अभी इतना जान लो कि ये वो डिपार्टमेंट था जो ईस्ट इंडिया कंपनी का फाइनेंसेस संभालता था। तो उनको लिखा सीओडी को कि अब टाइम, समय का तकाजा है कि आप हाथ में तलवार लेकर व्यापार करें। मतलब देखिए इनकी इंटेंशन क्लियर थी कि अभी अब हमको ट्रेड नॉर्मली नहीं करना है, अब हमको यहाँ पे रूल करना है और रूल करने के साथ साथ ट्रेड करना है, ठीक है। फिर इसके 3 साल बाद 1672 में बंगाल का जो सूबेदार था सस्ता खान, उसने क्या किया? 0 रुपीज पर कर दिया टैक्स ऑन ट्रेड। मतलब अब ब्रिटिश को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ रहा था वहां पे ट्रेड करने के लिए। उसके 8 साल बाद 1680 में औरंगजेब को ये चीज पसंद नहीं आई, क्योंकि बाकी सब तो कंप्लेन कर रहे थे कि बाकी सबसे ट्रेड, बाकी सबसे टैक्स लिया जा रहा है, और सिर्फ
ब्रिटिशर्स को ये स्पेशल प्रिविलेज क्यों दे दी गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स अब औरंगजेब का कहना मानना भी कम कर दिए थे। तो इस टाइम पे ब्रिटिश औरंगजेब ने क्या किया, बोला आप कोई भी टैक्स नहीं देगा। अब देखिए, आपके पास मानिए स्पेशल पावर है, ये ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं जैसे इंडिया में लाल बत्ती सिर्फ कुछ ही लोग लगा घूम सकते हैं, ठीक। पर अगर ऐसा हो जाए कि गवर्नमेंट फ्री कर दे, बोले जिसको मन है लाल बत्ती लगा के घूमो, तो जिनको पावर थी सिर्फ लाल बत्ती लगाए घूमने की, उनको बहुत ऑफेंसिव फील होगा कि हम घूम रहे थे, अब हर कोई लगा के घूम रहा है, तो उनकी अहमियत कम हो गई। यही इनको खराब लग गया। तो औरंगजेब ने परमिशन दे दी फ्री ट्रेड की, बोलो किसी को भी अब टैक्स नहीं लगेगा। तो 1686 में क्या हुआ, औरंगजेब और ब्रिटिशर्स की लड़ाई हो गई। और रीजन क्या था कि ब्रिटिशर जो है फोर्टिफिकेशन कर रहे थे हुगली के आसपास, ठीक है। ठीक है, तो हुगली के आसपास वहां पे फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, प्लस हुगली रिवर से आके वहां पे वो लोग रॉबरी भी कर रहे थे, अब चोरी करने लगे थे, ठीक है। और तब जो है औरंगजेब इनकी जब लड़ाई हुई तो औरंगजेब जीत गए, ब्रिटिशर्स हार गए, तो और इनको भगा के एक फीवर आइलैंड है वहां पे, जब इनको भगाया तो ये जाके तब फीवर आइलैंड में छुप गए। वो फीवर आइलैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको पता है बंगाल के आसपास मार्शी लैंड बहुत ज्यादा है, तो वो एक मार्शी लैंड था, वहां पे मच्छर वगैरह ये सब बहुत थे, तो इनको जब भगाया तो ये सारे के सारे वहां चले गए, और वहां पे मच्छर इतना काटते थे कि उसकी वजह से उनको फीवर आ जाता था, ठीक है। तो इसीलिए उसको फीवर आइलैंड कहते थे। अब क्या हुआ, वहां पे जॉब चारनॉफ जो थे, उन्होंने सॉरी बोला आके औरंगजेब को, तो औरंगजेब ने बोला चलो पहली गलती है, माफ कर देते हैं, ठीक है। अब 1687 में एक स्टेटमेंट आता है जोशिया चाइल्ड का, बोले कि अब हमें आधार बनाना चाहिए कि नींव तैयार हो जाए, मतलब कि हमने अब लड़ाई तो शुरू कर दी है, तो अब हमें ऐसे लड़ना चाहिए कि अब हमारे यहाँ पे रूल करने का बेस तैयार हो, ठीक है। इसीलिए 1688 में औरंगजेब और ब्रिटिशर्स की फिर से लड़ाई हो गई। अब ये क्यों हुई, ये इसलिए हुई क्योंकि कुछ लोग थे जो हज जा रहे थे गुजरात से, ठीक है, पर ब्रिटिशर्स ने उनको रोक लिया और नहीं जाने दिया। तो उस टाइम पे इनकी फिर लड़ाई हुई और औरंगजेब फिर जीत गए। तब जो है जॉन चाइल्ड आए, और जॉन चाइल्ड ने औरंगजेब को सॉरी बोला कि हमसे गलती हो गई। पर औरंगजेब इस बार बोले कि पिछली बार बहुत तुमको एकदम फ्री कर दिए थे, इस बार तुमको फाइन लगेगा। तो इस बार इनको 1.5 लाख रुपए का फाइन देना पड़ गया। अब 1690 में क्या हुआ कि जॉब चार्नोक, इन्होंने सूता नदी में वेस्ट बंगाल में जो है वहां पे अपनी एक फैक्ट्री सेटअप की, ठीक है। अब 1698 आते आते बंगाल के जो सूबेदार था अजीम उस शान, और बंगाल के जो जमींदार था अब्राहम खान, इन लोगों ने क्या किया, सूतानती, कैलीकटा और गोविंदपुर, ये 3 जगह का नाम याद रखिएगा, इन तीनों की जमींदारी 1200 रुपए में वेस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। और ये जो जगह है सूतानती, कैलिकटा और गोविंदपुर, इसको हम, यहाँ पे इन्होंने मॉडर्न कैलकाटा स्टैब्लिश किया, ठीक है। और किसने किया, ये किया जॉब चार्नोव ने, ठीक है। अब 1700 में यही सूतानती, कैलकाटा और गोविंदपुरी, जो कि हमारा मॉडर्न कैलकाटा है अभी का, यहाँ पे पहली प्रेसिडेंसी लगाई गई और उसका नाम रखा गया फोर्ट विलियम। और इसके पहले प्रेसिडेंट जो थे वो थे हमारे चार्ल्स एयर्स, ठीक है। ये जो जितनी भी फैक्ट्री थी हमारी बंगाल में, ये सारी फोर्ट विलियम के अंडर आ गई, ठीक है। अब 1717 में क्या हुआ, मैग्ना कार्टा दिया गया, ठीक है। अब ये मैग्ना कार्टा क्या है मैं आपको नीचे बताता हूँ, ठीक है। और ये वर्ड किसने सबसे पहले दिया था, ये दिया था एक आम नाम के हिस्टोरियन थे, उन्होंने वर्ड यूज किया था, ठीक है। और तो ये मैग्ना कार्टा की डील किसके बीच हुई थी, ये हुई थी जॉन सुरनाम, सर्जन विलियम हैमिल्टन, स्टीवेंसन और ख्वाजा शहद, ये ट्रांसलेटर थे आर्मेनिया के, ठीक है, प्लस फर्रुख शियर के बीच में, ठीक है। तो इन लोग के बीच में ये मैग्ना कार्टा की डील साइन हुई थी। अब तो हुआ ये था कि फर्रुख शियर बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, ठीक। तो एक सर्जन भेजा था ब्रिटिशर्स ने, तो जिसकी वजह से उनकी तबीयत सही हो गई।
तो इसको देख के फर्रुखियर बहुत खुश हुए और उन्होंने एक फरमान जारी किया। फरमान का मतलब जैसे अभी देखते नहीं है कि गैजेट में वो अनाउंसमेंट कर दिया, ठीक है। 3000 रुपीज पर ईयर जो कि बंगाल का टैक्स था, 10,000 पर ईयर जो कि सूरत का टैक्स था, और 0 रुपीज पर ईयर जो हैदराबाद में लगता था। अब इसमें कोई भी टोल नहीं लगेगा ब्रिटिशर्स को, ठीक है। प्लस अब ब्रिटिशर जो है बंगाल के आसपास की जमीन रेंट पे ले सकते थे, ठीक है। प्लस ब्रिटिशर अपना कॉइन भी चला सकते थे मुगल स्टेट्स के अंदर। देखो ये बहुत बड़ी गलती थी जो की गई, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स अगर अपना सिक्का चला सकते थे यानी कि वो अपनी पावर वहां पे शो कर सकते थे, ठीक है। और ये फरमान किसको दिया गया? अब यहाँ बंगाल, सूरत, हैदराबाद, यही तीन जगह इफेक्ट हुई थी, तो बंगाल, गुजरात और हैदराबाद के सूबेदार को दिया गया। अब 1680 से 82 के बीच में जो यहाँ पे हमारे गवर्नर ऑफ बंगाल थे, उनका नाम था विलियम हेज, ठीक है। तो अभी हमको ब्रिटिश के बारे में इतना जानना जरूरी है। नेक्स्ट हम देखेंगे डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डैनिश का मतलब होता है वो लोग जो कि डेनमार्क से आए हैं। तो ये लोग आए थे 1616 में, पर इनको इंडिया में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। तो ये क्योंकि ये आए भी सिर्फ बिजनेस के लिए ही थे, पर इन्हें बिजनेस में ही मजा नहीं आ रहा था और इम्पेरियलिज्म इन्हें करना नहीं था। इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है कि यहाँ पे रह के जमीन को एक्वायर करना या रूल करना, ये इनका मोटिव ही नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो 1620 में इन्होंने फैक्ट्री जो लगाई अपनी, वो लगाई ट्रैंक्विन में, फिर श्री रामपुर में, मछलीपट्टनम में और पोर्टानोवा में, ठीक है। ये रहा मैप इंडिया का। तो ये रहा हमारा श्री रामपुर, फिर नीचे मछलीपट्टनम, फिर पोर्टानोवा और नीचे ट्रैंक्विन। तो श्री रामपुर जो था वहां पे इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया, ठीक है। और ये श्री रामपुर हमारा वेस्ट बंगाल में था। तो बाकी हेडक्वार्टर्स कहाँ थे? तो फ्रेंच वालों ने अपना हेडक्वार्टर बनाया पौंडीचेरी में, और ब्रिटिश वालों ने अपना हेडक्वार्टर बनाया मद्रास में, बंगाल में और बॉम्बे में। इनके तीन हेडक्वार्टर्स थे, ठीक है। अब अगर हम बात करें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है, तो ये लोग आए थे 1664 में, ठीक। अब यहाँ पे क्या था, वहां के रूलर थे किंग लुइस 14, और वहां का मिनिस्टर थे मिनिस्टर कोलबर्ट। तो इन्होंने परमिशन लेके एक कंपनी बनाई, कंपनी इंडिया ओरिएंटल। ये पूरी एक गवर्नमेंट कंपनी थी, और इसके जो भी एक्सपेंसेस थे ये सारी गवर्नमेंट करती थी। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझना होगा कि इसके सारे खर्चे गवर्नमेंट के थे, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी थी, जबकि हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है। इसका असर कहाँ पड़ेगा? जब हम आगे पढ़ेंगे कि जब फ्रांस और ब्रिटिश की लड़ाई होती है तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आ जाता है लड़ाई में। अब 1668 में पहली फैक्ट्री इन्होंने सूरत में लगाई, और किसने लगाई? वो लगाई फ्रैंको कायरो ने, ठीक है। 1669 में सेकंड फैक्ट्री लगाई कहाँ? मुस्लिमपट्टनम में, ठीक। और ये लगाई मरकाना ने। 1672 में थर्ड फैक्ट्री लगाई सेंट थॉमे में, ठीक है। और ये किसने लगाई? डेला हे ने, गोलकोंडा के सुल्तान को हरा कर, ठीक है। गोलकोंडा के जो रूलर थे उनको हरा के यहाँ पे ये फैक्ट्री लगाई, ठीक। अब 1673 में क्या हुआ, जो पुदुचेरी विलेज था उनको जो है फ्रेंच कंपनी को गिफ्ट कर दिया शेर खान लोधी ने, ठीक है। और किसको गिफ्ट किया था? फ्रांसिस मार्टिन को। और ये उस टाइम पे डायरेक्टर थे कंपनी के, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक। और यही फ्रांसिस मार्टिन को ही हम फाउंडर ऑफ पौंडीचेरी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यही जो पुदुचेरी विलेज था, इसी को पौंडीचेरी बनाया इन लोगों ने, और फिर फ्रंट फोर्ट लुई यहीं पे हमने इन्होंने स्टैब्लिश किया, ठीक है। तो ये था हमारा पेज नंबर 2 जो कि हमने पढ़ा, ठीक है। मैं कोई इसको चैप्टर वाइज नहीं डिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि ये कंटिन्यूअस सीरीज है, ठीक है। और मैंने चैप्टर वाइज नोट्स नहीं बनाए थे इसके वाइज ही, मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो अब नेक्स्ट हम पेज नंबर 3 पढ़ेंगे। तब तक आपको कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।